हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और 11th केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इस चैप्टर का ये 9th लेक्चर है और आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट नियम पर डिस्कस करेंगे जो है रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग के 6 नियम होते हैं जिसमें से हम आज के इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट नियम पर डिस्कस करेंगे जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है हमारा गुणित अनुपात का नियम। तो ये तीनों नियम क्या होते हैं पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं यही कहूँगा कि वीडियो को केवल देखना ही नहीं है दोस्त, बल्कि कॉपी पे लेकर बैठना है, सीखते हुए समझते हुए प्लस नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। इतना केवल बेसिक बात जान लीजिए, रासायनिक संयोग का नियम। तो रासायनिक संयोग के कितने नियम होते हैं? रासायनिक संयोग के 6 नियम होते हैं जिसमें से 3 अभी देख ले रहे हैं, 3 जो है वो 10वां जो लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे हमने लिख दिया है रासायनिक संयोग के नियम। तो इसके मुख्यतः 6 नियम होते हैं। चलिए 3 अभी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो नियम आता है जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है इसको समझिएगा। द्रव्यमान संरक्षण मतलब संरक्षित करना, सुरक्षित रखना। तो इसका मतलब द्रव्यमान को सुरक्षित रखना। तो इसका मतलब ये है ना कि ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे ही द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमें यह बताया गया कि द्रव्यमान को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात द्रव्यमान जो होता है वो अविनाशीय होता है, मतलब उसका विनाश नहीं होता है। मतलब ये जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ठीक है ना, इसमें हमें यही बात बताया गया कि द्रव्यमान को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए एक नामक वैज्ञानिक थे, यहाँ पे आप याद रखेंगे लेवोजियर कहें या लेवेसिये कहें, या आप लेवोजियर कहें या लेवेसिये कहें, दोनों बात एक ही है। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के पिता कौन है? लेवोजियर हैं या लेवेसिये हैं, यही हम कहते हैं। जैसे सिकंदर का नाम तो एलेक्जेंडर था बट हम उसको सिकंदर कहते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन में ये केवल डिफरेंट है, बात दोनों एक ही है। लेवोजियर कहें या लेवेसिये कहें। तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ये किन्होंने दिया था? तो लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने हमें ये बात बताया द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि जो द्रव्यमान है इसको ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। इन्होंने हमें ये बात बताया कि द्रव्यमान को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। इसका मतलब जब नष्ट नहीं कर पाएंगे, उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब यह है कि द्रव्यमान का विनाश नहीं हो सकता, द्रव्यमान अविनाशीय होता है। तो इसका मतलब क्या हमें बताया? इन्होंने बताया लेवोजियर ने कि द्रव्यमान अर्थात द्रव्यमान जो होता है वो अविनाशीय होता है, अविनाशीय होता है, अविनाशीय होता है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं इतनी बात आप याद रखेंगे। लेवोजियर मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने दिया है, ठीक है ना। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान अविनाशीय है, ठीक है ना। इसीलिए इस नियम को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम हम किस नाम से, हम इसको द्रव्य के अविनाशिता के नियम के नाम से भी जानते हैं। द्रव्य के अविनाशिता के नियम के नाम से भी हम जानते हैं। तो वही सब बात यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहली बात कि इतना याद रखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने दिया है। फिर से इस नियम के अनुसार पदार्थ मतलब कोई भी पदार्थ है उसी में तो द्रव्यमान होगा ना। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थों की मात्रा, वही तो द्रव्यमान है।
तो यहाँ पे पदार्थ की जगह पे द्रव्यमान भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए, पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, अर्थात पदार्थ क्या होता है, अविनाशीय होता है। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे पदार्थ हटाकर द्रव्यमान ही लिख देते हैं, जिससे कि हो सकता है कंफ्यूजन आपको हो, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई कंफ्यूजन रहे, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम पढ़ रहे हैं, तो द्रव्यमान ही लिखेंगे तो बेटर रहेगा। क्यों भैया, क्यों कंफ्यूजन में हम आपको रखें? ठीक है, हालांकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी द्रव्यमान। ठीक है ना, यहाँ पे भी हम लिख दे रहे हैं द्रव्यमान। ठीक है ना, तो यही बात हम कह रहे हैं कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात द्रव्यमान क्या होता है, अविनाशीय होता है। अविनाशीय द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान अविनाशीय होता है। ठीक है ना, इसी कारण इसे द्रव्य के अविनाशिता के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है इसी नियम के कारण, मतलब इसी नियम को द्रव्य के अविनाशिता के नियम के नाम से भी जानते हैं। मतलब इस नियम को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को द्रव्य के अविनाशिता के नियम के नाम से भी जानते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अच्छा, उस समय से आप ये सुन रहे हैं, इसका मतलब भी आपने समझा कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पे एक अर्थात में इसी नियम को दूसरे नामों से भी हम जानते हैं, उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसका मतलब ये है, अर्थात इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम इसी तरीके से भी बोल सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ये भी हम कह सकते हैं। इसी नियम को, दोनों बात यही है, दोनों इसी नियम में यही बात बताया गया। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो समझिएगा। एग्जाम्पल से जैसे हम यहाँ पे समझाएं, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे हमने सोडियम ले लिया और सिल्वर क्लोराइड ले लिया। सोडियम और सिल्वर क्लोराइड आपस में क्रिया करते हैं, तो ये सोडियम Ag को हटा देता है और यहाँ पे NaCl बन जाता है और ये Ag बाहर निकल जाता है। अब जाहिर सी बात है, इतनी बात आपको पता होगा। क्या बात पता होगा कि इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा अभिकारक है, इसे हम अभिकारक कहते हैं। इधर वाला अभिक्रिया से पहले जो हम प्रोडक्ट लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट मतलब जो बनता है इसे हम उत्पाद कहते हैं, इसी को प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो देखिए हम ये कह रहे हैं ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, समझिएगा, तो यहाँ पे हमें ये बताया गया, अगर हम इसका द्रव्यमान निकालें तो देखिए सोडियम का कितना Na11 इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है ना, सोडियम का Na11 इसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है, तो 23 हमने लिख दिया। सिल्वर जो Ag होता है इसका परमाणु द्रव्यमान 108 होता है और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, इतना होता है जी। ठीक है, अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो कितना आएगा, 166.5 आ जाएगा। तो 166.5 ग्राम इसका क्या आ गया, 166.5 ग्राम इसका द्रव्यमान आ गया। इन दोनों का मतलब अभिकारक का द्रव्यमान 166.5 आ गया। अब उत्पाद का द्रव्यमान निकाल लें तो उत्पाद का सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है और प्लस Ag का कितना होता है, 108 होता है। अगर हम सभी को ऐड कर दें तो ये भी कितना हो जाएगा, 166.5 ग्राम हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो अभिकारक का जितना द्रव्यमान है उत्पाद का भी उतना ही द्रव्यमान है कि नहीं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। बराबर है कि नहीं, 166.5, इसका भी 166.5। तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है।
इसका मतलब द्रव्यमान नष्ट नहीं हुआ, अभिक्रिया हो गया है, फिर भी अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद भी द्रव्यमान नष्ट नहीं हुआ, जितना पहले था उतना ही द्रव्यमान बाद में भी है। तो यही बात कहा जा रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं ना, द्रव्यमान को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि नष्ट करते तो यहाँ पे कम होता और उत्पन्न करते तो यहाँ पे द्रव्यमान बढ़ गया होता। तो ना ही नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात द्रव्यमान अविनाशी होता है, इसका नष्ट नहीं कर सकते, अविनाशी होता है, नाश नहीं होता है। ठीक है ना। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। बट बाद में ये नियम ना फेल हो गया, बाद में ना ये नियम गलत पहले से ही था, बट हमें बाद में पता चला। कब पता चला? एक नामक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइंस्टीन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। उनका एक समीकरण आया E = mc स्क्वायर, E = mc स्क्वायर mc स्क्वायर, ये एक समीकरण आया। और जब ये समीकरण आया ना, तो इसी से पता ये चला कि द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं। द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान वो ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को हम द्रव्यमान में भी बदल सकते हैं। और इससे हमें क्या हुआ? इससे हमें ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये फेल हो गया, गलत हो गया। तो यही बात हम यहाँ पे नोट्स में लिखे हुए हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम गलत है, यह हमें बाद में पता चला। कब पता चला? तो यहाँ पे दूसरे में लिखा गया है कि आइंस्टीन के समीकरण E = mc स्क्वायर के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इस समीकरण से हमें यही पता चला। अब आप कहेंगे कैसे सर बदला जा सकता है? तो समझिएगा, मान लेते हैं आपने 5 किलो आपने लकड़ी को लिया और 5 किलो आपने लकड़ी लिया। अब उस लकड़ी को आपने जलाया, तो जलाएंगे तो जाहिर सी बात है कोयला मिलेगा, लकड़ी को जलाएंगे कोयला मिलेगा। तो जब उस कोयले को सभी को इकट्ठा कीजिए और फिर से उसको तौलिएगा, तो जब उसको तौलेंगे तो क्या वो 5 kg होगा? नहीं होगा, कम होगा, हो सकता है 2 kg या 3 kg हो। तो 5 kg आपने लकड़ी कितना लिया था? आपने लकड़ी तो 5 kg, लकड़ी आपने 5 kg लिया था, परंतु जब आपने उसको जला दिया उसके बाद जब उसको तौलेंगे तो मान लेते हैं 3 ही kg हुआ। तो आखिर ये 2 kg जो -2 kg, 2 kg कहाँ गया? तो ये 2 kg है ना, ये ऊर्जा में बदल गया, ऊर्जा में बदल गया है। ये जब जला रहे हैं लकड़ी को तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हम यही कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या? 5 kg अभिक्रिया से पहले तो 5 kg था, अभिक्रिया के बाद 3 ही kg है, तो 2 kg कहाँ गया? तो ये ऊर्जा में बदल गया। तो इसी तरीके से ये नियम फेल हो गया कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे तो द्रव्यमान का नाश हुआ है, जबकि ये इसका कहना यह है कि द्रव्यमान अविनाशी होता है, इसका नष्ट नहीं होता है, नाश नहीं होता है। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बहुत हमने मतलब डिटेल में इसको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना इन्फॉर्मेशन इसके लिए बहुत है। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट दूसरा हमारा आता है स्थिर अनुपात का नियम। अब स्थिर अनुपात का नियम क्या है समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि किसी यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से या किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, परंतु उसमें उपस्थित तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। मतलब कोई भी यौगिक है उसको हम किसी भी तत्व या मतलब हम उसको किसी भी विधि से या स्रोत से हम प्राप्त करेंगे, उसमें जो उपस्थित तत्व होंगे ना उसका एक निश्चित भारात्मक अनुपात होगा। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे H2O है, H2O को किसी भी स्रोत से या विधि से प्राप्त किया जाए उसमें उपस्थित तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है, निश्चित भारात्मक अनुपात होता है।
इसका मतलब आप नहीं समझे होंगे, मैं जानता हूँ। चलिए कोई नहीं, हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे H2O क्या है, एक यौगिक है। H2O क्या है, एक यौगिक है, जाहिर सी बात हम जानते हैं। अब जो H2O है ना, H2O है, इसको हम किसी भी स्रोत से या किसी भी विधि से हमने प्राप्त किया, तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं जी, ये यौगिक है, तो इसमें उपस्थित जो तत्व होंगे, तत्व कौन है, एक हाइड्रोजन है और एक है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम भारात्मक अनुपात निकालें तो हाइड्रोजन की संख्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 1, संख्या है 2, तो 2 से गुणा करा देंगे। इसका अगर हम देखिए ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की संख्या है 1 और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, 16 से गुणा करा देंगे। तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया, तो ये हो गया 16। तो अगर हम इसको काटें तो 2 एकम में 2 और 2 आठे 16, मतलब क्या हमारा निकला, एक संबंधे एक अनुसंबंधे कितना निकला 8। इसका मतलब क्या निकला कि जो हमारा H2O यौगिक है, इसको किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से हम प्राप्त करें, इसमें उपस्थित जो तत्व है ना, तत्व उनका एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है, एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। निश्चित भारात्मक अनुपात का मतलब कि ये दशमलव में ना आए, पूर्ण अंक में कटे, जैसे 1/8 है, ऐसा नहीं है कि 1.2 ऐसे ऐसे नहीं कटेंगे, एक निश्चित भारात्मक अनुपात मतलब पूर्ण अंक में होंगे, ठीक है ना। तो वही बात हम लिखे हैं, एक बार यहीं से सुन लीजिए, याद हो जाएगा। किसी भी यौगिक को, मतलब किसी यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया जाए, उस यौगिक में उपस्थित तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है, ठीक है ना। यही बात है जी। एग्जाम्पल लीजिएगा कि H2O को किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त करें, उसमें उपस्थित तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है और वो कितना 1:8 होता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, समझ गए ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है भैया, बहुत गर्मी है। अगला आता है हमारा गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम का मतलब क्या है, इस नियम के अनुसार जब दो अलग अलग, मतलब यहाँ पे समझिएगा, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसमें एक तत्व का विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो वे आपस में भी सरल अनुपात में होते हैं। नहीं समझ में आया होगा, मैं जानता हूं, चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया सबसे पहले कि इस नियम के अनुसार दो तत्व, अच्छा एक और चीज हमें यहाँ पे बताना था, स्थिर अनुपात के नियम किसने दिया था, तो ये आप याद रखेंगे प्राउस्ट ने दिया था, ये आप याद रखेंगे प्राउस्ट। ये एक चीज हम भूल गए थे, ये आप याद कर लीजिएगा। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था, याद रख लीजिएगा। सॉरी मैं माफी चाहूंगा। अगला यहाँ पे गुणित अनुपात का नियम है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने ही क्या किया था, डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने गुणित अनुपात का नियम दिया था और डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने ही परमाणु की खोज किया था, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब समझिएगा ये क्या इस नियम में डाल्टन ने हमें बताया, तो इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके देखिए जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, यही तक समझते हैं। मान लेते हैं दो तत्व हम ले लेते हैं, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर दिए और दूसरा एक और यौगिक का निर्माण कर दिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण कर दिए। तो यहाँ पे आपको क्या जानने को मिला कि दो ही तत्व, एक कार्बन एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन है। तो जब दो अलग अलग तत्व आपस में क्रिया करके, मतलब जब दो अलग अलग तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए जब दो तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो जब निर्माण करेंगे तो इनका अगर हम इनका अनुपात देखें तो इसका अनुपात निकालेंगे तो एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। इसमें क्या है, कार्बन की संख्या 1 है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमें पता चला कि देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु भार होता है 12
ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 हमने लिख दिया। कार्बन का होता है 12, तो 12 हमने लिख दिया। ऑक्सीजन का 16 होता है बट 2 संख्या में है, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, तो 2 हो गया, 32 हो गया। अब इसको हम काटें तो समझिएगा, तो 4 तियाँ 12 और 4 चौको 16, ये 4 तियाँ 12 और 4 बटे 32, ठीक है ना। तो ये इस रूप में कट जाएंगे, या अगर हम ऐसे ना काट कर आगे हम इसको काट सकते हैं। दोनों बातें कि उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले इस तरीके से हार्ड हो जाएगा, मैं चाहता हूँ आपको याद हो जाए। तो हम ये कह रहे हैं, तो उनमें से एक तत्व का विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। देखिए सबसे पहले आप समझिएगा, जब 2 तत्व आपस में क्रिया करके दो या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उसमें से एक तत्व है जो ऑक्सीजन, तो एक तत्व का विभिन्न द्रव्यमान, देखिए अलग अलग द्रव्यमान है कि नहीं, एक का 16 एक का 32 है, तो एक तत्व का विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो अगर ये दोनों आपस में संयोग करते हैं, तो अगर हम इनका अनुपात निकालें, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालें, तो इसका 16 है, इसका 32 है, तो ये कितना कटेगा, ये 8 दूना 16 और 8 तिरके 8 चौको 32, ये 2 संबंधे 4 के अनुपात में ये कट जाएगा, या 2 संबंधे 4 का 16 दूना 32 होता है ना, तो 1 संबंधी 2 के भी अनुपात में कट जाएगा, 16 एकम में 16 और 16 दूना 32, तो 1 संबंधी 2 के भी अनुपात में कट जाएगा। तो देखिएगा बाबू, समझिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, जब 2 तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उसमें से एक तत्व का विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो देखिए एक तत्व है जो है ऑक्सीजन, तो एक तत्व का विभिन्न द्रव्यमान है कि नहीं, एक का 16 है एक का 32 है, जबकि ऑक्सीजन ही तो है दोनों तत्व। तो एक तत्व का विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। निश्चित मतलब स्थिर है, इसका भी 12 इसका भी 12। तो एक तत्व का विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो वह आपस में भी सरल अनुपात में होते हैं। तो अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालें, तो वे आपस में भी, देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमने निकाला है 16-32, तो 1 संबंधे 2 का अनुपात आया है। तो ये एक सरल अनुपात में हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम इस 12-12 को भी निकाल कर देखें, कार्बन संबंधे कार्बन का, तो इसका भी 12 इसका भी 12, तो 12 एकम में 12, 1 संबंधे 1 का अनुपात आएगा। तो ये सरल अनुपात हुआ कि नहीं हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बहुत मैं चाहता ही नहीं हूँ कि रटें, तो हम एक बार और परिभाषा बोल रहे हैं, समझिएगा। जब 2 तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उसमें से एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, मतलब एक तत्व का विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो वे आपस में भी एक सरल अनुपात में होते हैं। सरल अनुपात का मतलब कि पूर्णांक में होंगे, 1 2 3, इस तरीके से नहीं कि दशमलव में हों, तो सरल अनुपात में होते हैं। आशा करता हूँ समझ के होंगे। तो आज की वीडियो हम इतने पे ही समाप्त करते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब बाहर तो बारिश हो रही है, बट रूम में इतना गर्मी है ना लाइट की वजह से। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत सारे हमने क्लास 12 की भी क्लासेस की है, फिर क्लास 11 का भी पढ़ाना था, वो भी हमने आपको पढ़ाया है। बिहार बोर्ड का भी पढ़ाना होता है, अलग चैनल है तो उस पर भी पढ़ाएं, तो थोड़ा थक जाते हैं जी। चलिए कोई नहीं, आगे हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। हाँ, इतना मैं कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, आप वहाँ से पढ़ाई कीजिए। कोई टॉपिक नहीं आता है, जैसे गुणित अनुपात का नियम नहीं आ रहा है, तो लिखिएगा गुणित अनुपात का नियम ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से सर्च करके पढ़ाई कर सकते हैं। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो लाइक भी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसे आपको वीडियो लगा। थैंक यू सो मच for watching this video. Thank you.